Good morning. In previous video we discussed about the Mughal Emperor till Akbar. अकबर तक हमने बात किया था। सबसे पहले हमने बाबर बात किया, फिर हिमायूं के बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से लेके 1627 के बीच में। अकबर वाज सक्सीड बाय हिज सन जहांगीर, पॉपुलरली नोन एज द सलीम। अकबर के बाद उसका जो अगला शासक बनता है वो उसका ही बेटा जहांगीर बनता है, जिसका एक प्रचलित नाम सलीम भी है। आपने सलीम से बहुत सारे गाने भी सुने होंगे। जहांगीर फॉलोड अकबर पॉलिसी। जहांगीर जो है अकबर की पॉलिसी को फॉलो किया। ही टू अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द रिलीजन्स टॉलरेंस एंड द डेवलप द मैरिज अलायंस विद द राजपूत चीफ एंड गेव ग्राउंड द हाई ऑफिसर। होता क्या था, अकबर की विस्तारवादी नीति में एक नीति ऐसी भी थी कि वो जानते थे कि अगर हमको सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है वो हमको राजपूतों से है। तो क्या करते थे, उन्होंने तब के लोगों में शादी करने की बड़ी प्रचलन व्यवस्था थी। तब लोगों में ऐसी नहीं थी कि एक शादी करते थे, तब वो बहुत सारी शादियां करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक विस्तारवादी नीति के तहत शादी करना शुरू किया। राजपूत में जहाँ भी उनको डर था वहाँ पे अपना रिश्ता बनाकर वहाँ का दामाद बन के इन्होंने अच्छे तरीके से अपना पूरा शासन चलाया। तो यही पद चिन्हों पे इनका बेटा जो जहांगीर है वो भी चलना शुरू किया। वो भी यही करना शुरू करता है कि मैरिज करना शुरू करता है, अपनी पॉलिसी को उसी तरीके से आगे बढ़ाना शुरू करता है। राजपूत के जो अच्छे शासक हुए उनको अपने कोर्ट में एक अच्छी पदवी देना शुरू किए। तो ये इनका भी काम रहा है, जहांगीर का भी रहा है। Jahangir's region saw advantage of the European traders into the India। अब इन्होंने जो यूरोपीय, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अगर जहांगीर के बारे में बात किया जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक थे, जो सबसे पहले आए थे तो इन्हीं के दरबार में आए थे, इन्हीं से मुलाकात हुई जहांगीर से, और इन्होंने ही परमिशन दिया था व्यापार करने को लेके। ठीक है। जहांगीर ग्रांटेड द ट्रेडिंग्स राइट टू द पुर्तगाली लेटर टू द इंग्लिश। इन्होंने पुर्तगाली लोगों को व्यापार करने के लिए, फिर इंग्लिश लोगों को व्यापार करने के लिए यहाँ पे क्या किया, ग्रांटेड दिया, इन्होंने अपनी सहमति दी। इन 1608 AD कैप्टन विलियम हॉकिंस, एक अंग्रेज़ों के अधिकारी हुए कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आते हैं। हु रिप्रेजेंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेड होते हैं, केम टू द जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में आते हैं। थॉमस रे करके एक अलग होते हैं। एंड इन वे ऑफ द किंग्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के राजा के एक दूत होते हैं जिनका नाम थॉमस रे होते हैं। विजिट द कोर्ट्स इन 1615 AD, 1615 के समय में भारत आते हैं और जहांगीर से मिलते हैं। ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द जहांगीर्स रीजन्स वाज द पावरफुल रोल प्ले बाय हिज वाइफ नूरजहां। अच्छा, जहांगीर के शासनकाल में उनकी वाइफ नूरजहां का भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। नूरजहां सेट न्यू फैशंस बेस्ड ऑन द फारसी कल्चर। फारसी कल्चर पर आधारित उन्होंने एक नया तरीका पहनावा प्रचलित किया। ही एडेड द ग्रेस एंड द चार्म टू द मुगल्स कोर्ट। ही वाज द मोस्ट बिलव्ड वाइफ ऑफ जहांगीर। वो जहांगीर की बहुत सारी वाइफ थी, उनमें सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा प्रेम जो जहांगीर करते थे वो नूरजहां से ही करते थे। एंड ही इवन पुट हर नेम ऑन द क्वाइंस अलॉन्ग विथ हिज ओन्स। उन्होंने अपने जो क्वाइंस होती थी उसमें नूरजहां का नाम भी चलवाया। ही वॉज द कॉन्स्टेंट कंपेनियंस ऑफ द जहांगीर एंड इवन ज्वाइन हिम टू द हंटिंग्स। उनको अपने साथ हंटिंग शिकार वगैरह पे ले जाते थे। सी वॉज ए पावरफुल बिहाइंड द थ्रोन। हर फैमिली मेम्बर्स वेयर गिवन द पावरफुल पोजीशन इन द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में जो अच्छी अच्छी पोजीशंस होती थी वो पोजीशंस भी उन्होंने नूरजहां की फैमिली वालों को दे रखा था। इसके बाद बात करते हैं शाहजहां की। 1627 से लेकर 1658 के बीच में शाहजहां कन्क्यूड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड फादर। शाहजहां भी उस क्षेत्र पर चलते हैं जिस तरीके से उनके दादा और उनके पिताजी चले होते हैं। वही धर्म की राजनीति
और इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। In Deccan, he conquered the Ahmednagar and Bijapur. He belongs to period of peace, and the personalities of the Mughal Empire enabled Shah Jahan to produce the excellent piece of the architectures. आर्किटेक्चर के क्षेत्र में शाहजहाँ ने बहुत सारा काम किया। देखिए जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो जहांगीर के बारे में, जहांगीर चित्रकारी के बारे में जाना जाता है। मुग़ल काल का चित्रकाल का सबसे जो स्वर्णयुग कहा गया है वो जहांगीर के समय को कहा गया है। शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा गया है। और अकबर का जो समय काल रहा है उसमें बात की गई है सबसे ज़्यादा किसके बारे में, पुस्तकों के लेख के बारे में बात किया गया है। तो और शाहजहाँ का जो शासन काल रहा है वो सबसे ज़्यादा पीसफुल रहा है, सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण बीता हुआ शासन काल रहा है। शाहजहाँ के टाइम्स में युद्ध नहीं हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात रही है। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सबसे मजबूत मुग़ल राजा जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसका शासन काल रहा है 1658 टू 1707 AD, 1658 से लेकर 1707 के बीच का समय काल रहा है। औरंगजेब बिकम द एम्पायर आफ्टर द इम्प्रेसिंग हिज फादर शाहजहाँ इन द आगरा फोर्ट एंड डिफीटिंग हिज ब्रदर इन द वार ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था। इसने अपने पिता शाहजहाँ को जेल में डाल दिया, आगरा के किले के जेल में डाल दिया और खुद एक राजा बन गया और इसने अपने भाई को भी युद्ध में हरा के उसको मार डाला। अंडर हिज रीजन ऑफ 50 years द मुगल्स एम्पायर एक्सपेंड फ्रॉम द कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कर्नाटका इन द साउथ। 50 साल के शासनकाल में कश्मीर से लेकर नॉर्थ में और कर्नाटक साउथ तक इसने अपने शासनकाल का विस्तार किया। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय द एम्पायर फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, लेकिन उसके राज्य ने उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। औरंगजेब वाज रेगेड एज द कंजर्वेटिव रूलर्स हु अडॉप्टेड मैनी एंटी हिंदू मेजर्स। अब क्या था, इसके जो दादा परदादा हुए, अकबर हुए, शाहजहाँ हुए, जहांगीर हुए, इन लोगों ने अपना धर्म को बचा के रखा, इन्होंने हिंदू को सपोर्ट लेके काम किया। लेकिन जो औरंगज़ेब था उन्होंने कभी भी हिंदू के पक्ष में काम नहीं किया, इसने बहुत से विवादित हिंदुओं के क्षेत्र में काम किया, तो ये काफ़ी बुरा रहा है। औरंगजेब वाज right and the conservative rulers adopted by the anti-Hindu Muslim measures. His emperors reimposed jizya which has been the abolished by the Akbar and destroyed the many Hindu temples. इन्होंने एक कर लागू किया जजिया का, जिसको अकबर ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उस कर को उन्होंने फिर से लागू किया और इन्होंने बहुत सारे हिंदू जो मंदिर थे उसको भी तोड़ा। He arranged the non-Muslim subject who was enjoyed the religion's harmony and the tolerance since the times of Akbar. Aurangzeb regions was marked the many popular revolts. औरंगजेब के समय में बहुत सारे विद्रोह भी हुए, क्योंकि इसका जो शासन रहा है वो हिंदुओं के पूर्ण विरोध में रहा है। और साथ ही साथ इसने बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही नहीं रहा है इसका क्षेत्र, इसका काम अगर धर्म के क्षेत्रों में देखा जाए, इसलिए बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं इनको लेके। ऑल दीज रिवोल्ट्स डिक्रीज द प्रेस्टीज एंड द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। अब ये जो रिवोल्ट्स हुए हैं इन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चीज़ों पे एक बुरा प्रभाव डाला है। कहीं पे भी अगर रिवोल्ट्स होता है तो उसका एक बुरा प्रभाव देखने को ज़रूर मिलता है। ही एक्सटेंशन ऑफ द सिख गुरु तेज बहादुर अरेंज द सिख्स एंड लीड टू द रिवोल्ट। नाउ द सिख्स अंडर द गुरु गोविंद फॉर्म द मिलिट्री ब्रदरहुड कॉल द खालसा। इन्होंने गुरुओं के एक गुरु हुए तेज बहादुर सिंह, जो सिखों के गुरु हुए, उनकी हत्या करा दिया था, जिसकी वजह से गुरु गोविंद सिंह ने अपनी एक मिलिट्री बना ली जिसका नाम क्या था, खालसा था। वेग द कंटिन्यूस स्ट्रगल्स अगेंस्ट द मुगल, जिन्होंने लगातार मुगल के खिलाफ युद्ध लड़े। रिवोल्ट्स वेरी जाट एंड राजपूत आल्सो ट्रिब्यूट्स इन द एम्पायर। और इसके शासनकाल में राजपूत और जाटों ने भी इससे लगातार संघर्ष किया। और कोई भी राजा कितना बड़ा भी हो, लेकिन जब उसके साथ लगातार संघर्ष होते रहते हैं तो उस राज्य का, उस क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं होता है। While the Jat revolts was the peasants' uprising, the Rajput revolts became the Aurangzeb interface in the courts affair of the Mewar, a Rajput state. The greatest loss was that the Aurangzeb lost the support of the royal Rajputs.
और इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा औरंगज़ेब के लिए, उसमें ये रहा कि इन्होंने जो राजपूत थे, रॉयल राजपूत हुए, जो शाही राजा घराने हुए राजपूतों के, उनसे अपना सहयोग इन्होंने खो दिया। Aurangzeb also made the serious political blunders when he underestimated the power of the Marathas chief Shivaji and improvised him। जब औरंगजेब ने एक और बड़ी गलती कर दी, जब उन्होंने अंग्रेज मराठों की शक्तियों को ध्यान नहीं दिया, मराठों की शक्तियों को हल्के में ले लिया, अंडर एस्टिमेट किया, ध्यान नहीं दिया। और शिवाजी उस समय एक बहुत ही तेज़ तीव्र बुद्धि के शासक हुए। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई। आफ्टर द शिवाजी के डेथ के बाद ही ट्राइड टू क्रैश द मराठास, बट द मराठास मैनेज द हॉर्सेस ऑफ मुगल्स बाय द अडॉप्टिंग द गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला युद्ध के तहत मराठों ने क्या किया, इनको औरंगजेब को बुरी तरीके से परेशान किया। शिवाजी की मौत के बाद औरंगजेब चाहे कि मराठाओं पे कब्जा कर लें, मराठाओं को त्रस्त कर दें, लेकिन ये उनसे हो नहीं पाया, क्योंकि इनकी जो मराठों की गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी वो बहुत बेजोड़ थी। इन द लास्ट ईयर हिज रीजन्स औरंगजेब वाज टेकन ट्राइंग टू सपोर्ट द मराठास। लास्ट तक उसने सोचा कि मराठाओं से सपोर्ट लेके ही अपना काम चलाया जाए। फाइनली ही ब्रीथेड एज द लास्ट इन द दक्कन्स इन 707 AD। 1707 में उसने अंतिम सांस ली। ही लेफ्ट बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूट एम्पायर विद द मेनी इंटरनल प्रॉब्लम्स। अब वो अपने राज्य को छोड़कर वो मर चुका था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स छोड़ गया था। अब बात करें लेटर मुगल्स के बारे में, उसके बाद जो मुगल्स आए, थ्रू द मुगल्स एम्पायर कंटिन्यूज टू रूल 1857। 1857 तक मुगलों का शासनकाल रहा है। बट द सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब वेयर वीक। अब औरंगजेब के बाद जो उसके चाहने वाले, मतलब जो उसके अगले शासक आए, वो सब कमज़ोर रहे। इफ़िशियंट एंड करप्टेड, वो पर्याप्त नहीं थे और करप्टेड थे, सब भ्रष्ट थे। द करप्ट एंड पावर हंग्री नोबल्स एडेड टू द केसेस ऑफ एम्पायर। द वीकनेस ऑफ द एम्पायर इन्वाइटेड द इन्वेंशन ऑफ द नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। अब ये इनके बीच में इतना ज़्यादा, जब इस औरंगजेब मर जाता है, इसके बाद जो शासक आते हैं वो बहुत ही बेकार करप्ट लोग होते हैं, जिनको शासन से कोई मतलब नहीं होता है। आपस में ही इनका आपस के भाइयों से ही बैर रहता है, लड़ना झगड़ना शुरू रहता है। तो इसकी वजह से भारत में क्या होता है, एक अलग से युद्ध होते हैं, आक्रमणकारी रहते हैं। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों बहुत क्रूर रहते हैं। इन्होंने खून की नदियाँ बहा दी, दिल्ली में यमुना नदी को लाल कर दिया, इतने खून बहाए, पूरे के पूरे लाल किले को लूट के चले गए। मुगल्स के पास 1 रुपये तक नहीं छोड़े। इतना बुरा इनके साथ शासनकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा शासनकाल अब मुगलों का आ गया। मुगल अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ते गए दिन प्रतिदिन। अब क्या होता है, हुज लूटिंग एंड द प्लंडरिंग गेव द डेथ ब्लो ऑफ द ऑलरेडी वीकेंड मुगल्स एम्पायर। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ द स्टेट स्टार्टेड टू ब्रेकिंग अवे, दस द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू द डिस्टिंग ग्रेजुअली आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। चलिए, आपका ये समाप्त हुआ, लेकिन हम आपको जल्दी से रिवाइंड करा देते हैं कि जब मुगल में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि औरंगजेब जब मरता है तो उसने बहुत से बुरे तरीके से फंसा के गया होता है। वहाँ राजाओं से, मराठाओं से, हर एक तरफ से उसके यहाँ विद्रोह होते रहते हैं। इसके बाद जो शासक आते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, करप्ट होते हैं। और इसमें भी उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का आक्रमण मुगलों को और बुरी तरीके से तोड़ देता है। इतनी बुरी तरीके से तोड़ देता है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद मुगलों के पास सैनिकों के पैसा देने के पैसे नहीं बचते हैं, और वो अपने गहने, वो लाल किले के सामान को बेच के उनको गहने देते, उनको पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं। अब सोच लीजिए कि कितना बुरा हाल हो गया। तो आपका मुगल इतना ही था। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ जो छोटी होगी उसको आप खुद से पढ़िएगा, अगर उसमें कोई डाउट होगी तो उसके लिए हम आपसे फिर से बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में।